नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो हम विषय का अध्ययन कर रहे हैं वो है समाजशास्त्र के सिद्धांत। ये बीए प्रथम वर्ष का प्रथम पेपर है। उसमें जो हमारा आज का अध्याय में वो है समाजशास्त्र में समिति। समाजशास्त्र में समिति एक सामाजिक मनुष्य में एक सामाजिक प्राणी है और इस रूप में इसकी असंख्य आवश्यकता है। समुदाय अपने जीवन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए एक आवश्यकता की पूर्ति आवश्यक है। इन विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कई तरीके अपना सकता है। अपने कुछ लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके साथ सहयोग करके किसी संगठन की स्थापना करके कार्य करना ही समिति को जन्म देना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकता या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं तो संगठन बना करके प्रयत्न करते हैं तो ऐसे संगठन को ही समिति कहा जाता है। समिति को हम परिभाषा के आधार पर एवं अर्थ उसके प्रकार से समझाते हैं कि मैकैबर पेज ने कहा है कि समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। दूसरा है गिन्सबर्ग के अनुसार समिति एक दूसरे से संबंध सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। ऑकबर्न एम निमकॉफ के अनुसार भी समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की दृष्टि से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो संक्षेप में समिति को मनुष्य के विचार पूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही जिसकी अपनी एवं कार्यकारिणी भी होती है। अब हम लेते हैं इसमें समिति की लक्षण या विशेषताएं। समिति उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर इसकी प्रमुख विशेषताओं के या लक्षणों को निम्न प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर व्यक्तियों का समूह। समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं क्योंकि व्यक्ति मूर्त प्राणी है, अतः समिति एक मूर्त संगठन है। बिंदु नंबर 2 पर निश्चित उद्देश्य। समिति एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। कुछ व्यक्ति अपने सामान्य हितों को लेकर ही एक समिति का गठन करते हैं। किसी उद्देश्यहीन समूह को समिति नहीं कहा जा सकता। नंबर 3 विचारपूर्वक स्थापना। समिति एक विचारपूर्वक स्थापित किया हुआ संगठन माना जाता है। जब कुछ लोग सामूहिक रूप से मिलकर अपने किसी उद्देश्य या कुछ उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो वे एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसे समिति कहा जाता है। नंबर 4 पे है एक निश्चित संगठन। प्रत्येक समिति का एक निश्चित संगठन होता है। संगठन के अभाव में कोई भी समिति अपने उद्देश्यों को ठीक से प्राप्त नहीं कर सकती। किसी भी भीड़ को संगठन के अभाव में समिति नहीं कहा जा सकता। अगला बिंदु है नियमों पर आधारित। प्रत्येक समिति के अपने कुछ नियम उपनियम आदि होते हैं जिनके माध्यम से सदस्यों के
आचरण को नियमित किया जाता है। ऐसे नियमों में सदस्यता संबंधी योग्यता या सदस्यता शुल्क, कार्य प्रणाली आदि आते हैं। अगला बिंदु है ऐच्छिक सदस्यता। किसी भी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना पूर्ण व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। वह अपने हित या रुचि के अनुरूप किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है और जब चाहे वो सदस्यता को त्याग सकता है। अगला बिंदु है अस्थायी प्रकृति। समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक बनाई जाती है और उन उद्देश्यों को पूरा होने पर उस समिति को समाप्त कर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में शिक्षण संस्थाओं में छात्र कुछ मार्गों को लेकर विद्यार्थी संघर्ष समिति का गठन करते हैं और अपना आंदोलन चलाते हैं। उन मांगों को पूरा हो जाने पर संघर्ष समिति भंग की जा सकती है। अगला है औपचारिकता संबंध। समिति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति औपचारिकता होती है। व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न समितियों की सदस्यता ग्रहण करता है और इन समितियों के सभी सदस्यों के साथ वह सामान्य घनिष्ठता के संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। अगला बिंदु है साध्य नहीं होकर साधन। कोई भी समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र होती है, अपने आप में साध्य नहीं। कोई व्यक्ति किसी क्लब का सदस्य मनोरंजन संबंधी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनता है तो क्लब उसके मनोरंजन का साधन है, न कि अपने आप में साध्य है। अब हम समिति के कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे कि समितियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन समितियाँ। समिति के उदाहरणों के रूप में व्यापार समितियाँ, मजदूर संगठन, व्यावसायिक समितियाँ, सहकारी समितियाँ, सुधार आंदोलन संगठन, राजनीतिक दल, पंचायती, विभिन्न समाज कल्याण समितियाँ, धार्मिक समाज, प्रार्थना समाज, रामायण मंडल, कॉलेज, वैज्ञानिक समाज, कलात्मक समाज, संगीत मंडल, व्यायामशाला, परिवार, महिला संगठन, साहित्य परिषद आदि उद्देश्य किए जा सकते हैं। कभी कभी किसी संगठन के संबंध में ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि उसे समिति माना जाए या नहीं। ऐसे संगठन में भी परिवार एवं राज्य आते हैं जिन पर यहाँ समितियाँ के उदाहरण के रूप में भी विचार किया जा सकता है। तो हम इस प्रकार से कहते हैं कि क्या परिवार एक समिति है? तो परिवार को कुछ लोग एक समुदाय मानते हैं, जबकि वास्तव में यह है कि समिति है। परिवार को समुदाय मानने वालों का कहना है कि व्यक्ति का जीवन जन्म से मृत्यु तक परिवार में ही बीतता है। परिवार में ही बच्चे जन्म लेते हैं, पलते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं और अंत में यही उनकी मृत्यु होती है। इस प्रकार व्यक्ति का सारा जीवन परिवार में ही बीतता है। इसलिए परिवार एक समुदाय है, परंतु ये बात किसी आदिकालीन परिवार के लिए तो सही हो सकती है, आधुनिक परिवार के लिए नहीं। आधुनिक युग में कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर परिवार की स्थापना की जाती है। परिवार अपने सदस्यों की कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक करता है, परंतु वर्तमान में व्यक्ति को किसी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति या नहीं होती है। यही कारण है कि व्यक्ति परिवार के अलावा अनेक अन्य समितियों का सदस्य बनता है। यद्यपि ये सही है कि परिवार बच्चों के लिए समिति में कुछ अधिक ही है, परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वे नवीन परिवारों को स्थापना और उनके अन्य समितियों का सदस्य ग्रहण कर लेते हैं। ये भी कहने को होता है कि राज्य एक समिति है। क्या राज्य एक समिति है?
तो राज्य एक समिति, विद्वानों का कहना है कि राज्य की स्थापना कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सोच विचार की जाती है। अन्य राज्य एक समिति है, इसका संबंध प्रमुख समुदाय के राजनीतिक जीवन के साथ पाया जाता है। लेकिन राज्य और अन्य समितियों में कुछ अंतर पाया जाता है। राज्य की सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, दूसरी ओर किसी भी समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। इसके अलावा समिति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है, जबकि राज्य का अपना एक भूभाग होता है। भूभाग समिति की आवश्यकता नहीं होकर समुदाय की विशेषता है। राज्य की अपनी प्रभुसत्ता या प्रभुत्व की व्यक्ति होती है, जिसके माध्यम से वह कानून बनाकर एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए लोगों को बाध्य कर सकता है। प्रत्येक राज्य की अपनी एक सरकार की होती है, जो राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्पष्ट है कि राज्य अन्य समितियों की भिन्न प्रकार की समिति हैं। इसे विशिष्ट प्रकार की समिति महासमिति भी माना जा सकता है। धन्यवाद।